नमस्कार। आप इन दिनों सुन रहे हैं मेरी 4 किताबों की श्रृंखला की पहली किताब स्वप्न चुभे शूल से का वाचन। इस किताब को 2019 के महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के बाबूराव विष्णु पराडकर स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आइए शुरू करते हैं स्वप्न चुभे शूल से का 5वां एपिसोड। नाटक हर इंसान की शायद नहीं, इंसान ही नहीं, हर प्राणी की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा होता है। आपने देखा होगा कुत्ते अक्सर आपस में खेलते हैं, एक दूसरे को काटने का अभिनय करते हैं मगर चोट नहीं पहुंचाते। आपका पालतू कुत्ता जब आपके साथ खेलना चाहता है तो आपके सामने आकर भौंकने लगता है। भौंकने के साथ साथ उसकी पूंछ हिलती है। आप समझ जाते हैं कि वो वास्तव में नाराज होकर नहीं भौंक रहा, बल्कि आपके साथ खेलना चाहता है। आप भी उसकी भाषा समझकर जरा सा नाटक करते हैं, यानी उठने का अभिनय करते हैं, तो वो दौड़ पड़ता है ताकि आप उसके पीछे दौड़ लगाएं। और आप दौड़ते हैं, कभी आप उसके पीछे और कभी वो आपके पीछे। और जब भी मौका मिलता है वो आपको काटने का नाटक करने लगता है। ये खेल इसी तरह चलता रहता है जब तक कि आप थक कर बैठ नहीं जाते। तब वो आपके पास आकर आपको काटने का नाटक करने लगता है और फिर आपकी गोद में लौटने लगता है। मैं जब भी बीकानेर जाता हूं, मेरी जर्मन शेफर्ड शेरी बड़े लाड प्यार से मुझसे मिलती है, आकर लिपट जाती है और काफी समय तक छोड़ती ही नहीं। वो पलंग के उसी तरफ बैठती है जिधर मैं लेटता हूं। भाभी जी शेरी को अक्सर उलाहना भी देती हैं कि वो मौका परस्त है। मेरे वहां जाने के बाद वो उनके पास नहीं जाती है, मेरे पास ज्यादा रहती है। मेरे वहां जाने के बाद वो दूध रोटी खाना बिल्कुल छोड़ देती है। मैं जानता हूं उसे मछली बहुत पसंद है और जब भी मैं वहां जाता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, उसे मछली लाकर जरूर खिलाता हूं, जो कि भाई साहब नहीं कर पाते। मेरे पास आकर वो जोर जोर से भौंकने लगती है, मानो कह रही हो मुझे मछली खिलाओ। मगर वो भौंकना बहुत प्यार भरा होता है और साफ लगता है कि वो नाटक कर रही है, क्योंकि भौंकने के साथ साथ पूंछ हिलाती जाती है। भाई साहब जो कि एक डॉक्टर हैं, हमेशा कहा करते हैं कि जिस प्राणी में जितना ज्यादा ग्रे मैटर होता है उसमें उतनी ही ज्यादा बुद्धि होती है। तो इस हिसाब से इंसान के एक बच्चे में भी कुत्ते से ज्यादा अक्ल होती है, और जिसमें जितनी ज्यादा अक्ल होती है वो उतना ही ज्यादा नाटक कर सकता है। आप ये ना समझें कि मैं नाटक वालों को ज्यादा बुद्धिमान साबित करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ नाटक की जो सबसे छोटी और सरल परिभाषा है उसकी बात कर रहा हूं। आप जब वो बनते हैं जो आप नहीं हैं, तो आप नाटक करते हैं। आज भी मेरा पोता टाइगर कभी कभी कहता है, दादू आप स्टूडेंट हैं और मैं टीचर, तो मुझे स्टूडेंट बनना पड़ता है। या फिर मेरी नातिन नैना मेरी माँ बनकर खाना परोसती है, तो मुझे झूठ मूठ ही वो खाना खाना होता है जो प्लेट में कहीं नहीं होता। आपने भी देखा होगा कि अक्सर लड़कियां दुपट्टे को साड़ी की तरह पहनकर घर घर खेलती हैं, खाना बनाती हैं, बच्चों को धमकाती हैं और फिर प्यार से समझाती हैं। आज टीवी, कंप्यूटर, वीडियो गेम्स, न जाने क्या क्या हैं जिन्होंने इन सब खेलों से बच्चों को दूर कर दिया है। मेरा पोता टाइगर आईपैड पर तरह तरह के खेल खेलता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है मेरा टीचर बनने में जो सुख उसे मिलता है वो उस आईपैड में उसे कतई नहीं मिलता होगा। मेरा मोहल्ला शेखों का मोहल्ला कहलाता था। इन शेखों के साथ हम लोगों के खेलने खाने के संबंध नहीं हुआ करते थे। इन लोगों को बस हमारे घर की देहरी तक ही आने की इजाजत थी। मेरे पड़ोस में कुंदन भाई जी का घर था, उससे बिल्कुल जुड़ा हुआ सोहन बाबूजी का घर था, जो मेरे पिताजी की मौसी जी के बेटे थे। सोहन बाबूजी की एक ही औलाद थी, पूनम भाई जी। बहुत रोचक चरित्र थे वो।
1993 में जब मैं उदयपुर में पोस्टेड था, एक साप्ताहिक हास्य धारावाहिक शुरू किया था मैंने। वैसे तो इस धारावाहिक को मेरे साथी कुलविंदर सिंह कंग लिखा करते थे, मगर कुछ एपिसोड्स मैंने भी लिखे। उस धारावाहिक का एक चरित्र मैंने 2 लोगों को मिलाकर गढ़ा, एक मेरा छात्र सत्यप्रकाश और दूसरे पूनम भाई जी। इन दोनों का विस्तार से जिक्र तब आएगा जब मैं उदयपुर की बात करूंगा। मेरे दूसरे ताऊ जी दीनानाथ जी थे, जिनको हम सब बासा कहते थे। उनका घर हमारे घर से थोड़ा सा दूर सड़क के उस पार था। वो मेरे पिताजी के मामा जी के बेटे थे। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जब मेरे पिताजी सिर्फ 2.25 साल के थे, मेरे परिवार में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई थी। मेरे दादाजी और उनके घर के 10 सदस्य पूरे देश में तबाही मचाने वाली प्लेग की बीमारी में 4 दिनों में शमशान घाट तक पहुंच गए थे। यानी एक झटके में एक भरा पूरा घर खाली हो गया था। घर में बच गई थी मेरी दादी जी, अपनी गोद में 2.25 साल का एक बच्चा लिए हुए। मेरे दादाजी की सारी जमीन जायदाद, सोना चांदी मेरे दादाजी के करीबी रिश्तेदार खा गए। ऐसे वक्त में मेरे पिताजी के मामा जी मेरी दादी जी को और मेरे पिताजी को अपने घर ले गए और भाई बहन दोनों ने मिलकर पिताजी, बासा और उनकी बहन मोहनी बुआ तीनों को पाला पोसा, क्योंकि बासा की मां की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। इस प्रकार मेरे पिताजी और बासा की परवरिश एक साथ हुई। नतीजा, जब तक वो जिंदा रहे, दोनों में सगे भाइयों से भी ज्यादा प्यार रहा। बासा बहुत पढ़े लिखे थे। MA, LLB, BEd तो थे ही, कई देशी विदेशी भाषाओं की डिग्रियां भी उनके पास थीं। उस जमाने में आज की तरह स्कूल में प्रिंसिपल नाम की कोई पोस्ट नहीं होती थी। हेडमास्टर ही सबसे बड़ी पोस्ट हुआ करती थी और वो एक हेडमास्टर थे। कई किताबें लिखी थी उन्होंने। आज भी बीकानेर के इतिहास पर उनकी और श्री नरोत्तम दास स्वामी की लिखी किताब एक प्रामाणिक किताब मानी जाती है। उनकी एक बहुत बड़ी सी लाइब्रेरी थी। इसी लाइब्रेरी की कुछ किताबें 1981 में मैंने अपनी ताई जी से लेकर अपने स्टेशन डायरेक्टर श्री उमेश दीक्षित को दी थी। ये लाइब्रेरी कैसे बाद में जाकर दही बड़ों और कचौरियों में बदल गई, ये मैं सूरतगढ़ वाले अध्याय में बताऊंगा। हाँ, अब तो मैं बता रहा था बासा के बारे में। उनकी पोस्टिंग अक्सर बीकानेर से बाहर के स्कूलों में रहती थी। छुट्टियों में जब 1.5 महीने के लिए वो बीकानेर आते थे तो मेरे लिए वो साल का सबसे सुनहरा वक्त होता था। उनके 8 बच्चे थे, 5 लड़के और 3 लड़कियां। 4 लड़के मुझसे बहुत बड़े थे, मगर एक लड़का रतन और 3 लड़कियां विमला, निर्मला और मग्गा मेरे हम उम्र थे, क्योंकि इन सब की उम्र में 1-1, 1.5 साल का अंतर रहा होगा। जब भी छुट्टियों में वो बीकानेर आते थे, बस हम 5 लोग दिन रात साथ ही रहते थे। कई बार इस बात के लिए मुझे और उन लोगों को डांट भी पड़ती थी, मगर हम लोग उस डांट को सह लेते थे और साथ साथ ही रहते थे। मेरे घर की छत पर एक टूटा हुआ पलंग था और एक टूटी हुई 3 पहियों की साइकिल थी। टूटी हुई साइकिल को पलंग में कुछ इस तरह फंसा लिया जाता था कि साइकिल का पहिया स्टीयरिंग की तरह लगने लगता था और बस हमारी शानदार गाड़ी तैयार। सच बता रहा हूं, जो थ्रिल बचपन में उस टूटे पलंग और टूटी साइकिल से बनी गाड़ी को चलाने में महसूस होता था, आज अपने घर में मौजूद बड़ी से बड़ी कार को लेकर नहीं होता। हम अपनी उस शानदार गाड़ी में सवार होकर निकल पड़ते थे शिकार करने के लिए। वो जमाना था जब शिकार एक जरूरी हिस्सा हुआ करता था राजाओं और राजकुमारों के जीवन का। बस कल्पना में हम सभी राजकुमार और राजकुमारियां घने जंगल में पहुंच जाते थे। जंगल में कभी सामने शेर आता था और कभी हिरन। यही नाटक घंटों चलता रहता था और हम कई शेरों और कई हिरणों का शिकार करके अपनी उस शानदार गाड़ी में लाद कर घर लौटते थे, चाहे लौटकर कितने भी डांट पड़े। क्या था ये सब? एक नाटक ही तो था ना। इस मौके पर एक नाटक और याद आ रहा है मुझे। बहुत छोटा सा था मैं, शायद 3 या 4 साल का।
हम लोग चुनावड़ में रहते थे, जिसका जिक्र मैं पहले भी एक बार कर चुका हूं। मैं और भाई साहब बस दो ही पात्र थे इस नाटक के। शुरू से ही पता नहीं क्यों भाई साहब हमेशा छोटा भाई बनते थे और मैं बड़ा भाई। एक दिन इसी तरह हमारा खेल चल रहा था। मैं हमेशा की तरह बड़े भाई के रोल में था और भाई साहब छोटे भाई के रोल में। खेलते खेलते वो मुझसे बोले, भाई साहब भूख लगी है। मैंने झूठ मूठ एक डिब्बा खोला और झूठ मूठ कुछ निकाला और कहा, लो ये लो भुजिया खा लो। उन्होंने झूठ मूठ की भुजिया खा ली और बोले, मुझे और चाहिए। मैंने उन्हें समझाकर कहा, ज्यादा भुजिया खाने से पेट खराब हो जाता है। वो बोले, थोड़े से और दे दो ना भाई साहब। मैंने फिर उन्हें थोड़े से दे दिए। उन्होंने वो भी झूठ मूठ खा लिया और फिर बोले, थोड़े और दो भाई साहब, थोड़े और दो ना। मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने खींचकर एक थप्पड़ जमा दिया भाई साहब को और बोला, समझ में नहीं आता तुम्हें, ज्यादा भुजिया खाने से पेट खराब हो जाता है। ताड़ से जो थप्पड़ लगा तो वो हक्के बक्के रह गए। उन्हें रोना आ गया और मैं एकदम से होश में आ गया। मुझे लगा मैंने ये क्या कर दिया, तो मुझे भी रोना आ गया। बस हम दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। पिताजी ने जब हमारा रोना सुना तो दौड़े आए और पूछने लगे, अरे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? हम चुप, बस एक दूसरे से लिपटे हुए आंसू बहाए चले जा रहे थे। जवाब देते भी तो क्या देते। मुझे पहले ही आत्मग्लानि हो रही थी। मैं कैसे कह देता कि मैंने भाई साहब को थप्पड़ मार दिया है, और भाई साहब मेरी शिकायत कैसे कर देते। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने पिताजी को बता दिया तो मुझे डांट पड़ जाएगी। मैं इस घटना को कभी नहीं भूल सका, आज तक नहीं। इस घटना के 35 साल बाद इसी घटना को आधार बनाकर मैंने एक नाटक लिखा जो आकाशवाणी इलाहाबाद से प्रसारित हुआ। इत्तेफाक से जब मैंने ये नाटक लिखा उन दिनों मेरे पिताजी इलाहाबाद आए हुए थे। जब नाटक लिखकर मैंने उन्हें सुनाया तो कहने लगे, तुम कलाकार लोग भी पागल होते हो क्या? हाँ, शायद हम कलाकार लोग पागल ही होते हैं। तभी तो यात्रा नाटक के दौरान आकाशवाणी कोटा में 15 साल की छोटी सी सरिता पांडे, जो तवायफ का ठीक से अर्थ भी नहीं जानती थी, एक तवायफ का रोल करते करते इस तरह रो पड़ती थी कि उसे चुप कराने में हम सबको घंटों लग जाते थे। ललित, दीपेंद्र, आनंद, ऋतु, ऋचा और नीरू सब लोग उसे चुप करवाते करवाते खुद ही रो पड़ते थे। तो ये था मेरी किताब स्वप्न चुभे शूल से का 5वां एपिसोड। अब तक प्रकाशित श्रृंखला की तीनों पुस्तकें बोधि प्रकाशन जयपुर ने प्रकाशित की हैं, जिनका कुल मूल्य 1150 रुपए है। ये 3 पुस्तकें हैं स्वप्न चुभे शूल से, क्यों उलझे तुम मन और सिमटती धूप लरसते साए। आप ये पुस्तकें अमेज़न से मंगवा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो 3 किताबों का ये सेट 800 रुपयों में प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको बोधि प्रकाशन जयपुर को इस नंबर पर फोन करना होगा 98290180